नामपुर में रहने वाला वैसे तो एक ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। नाड़ू अपनी पत्नी रूपू के साथ रहता था। वो स्वभाव का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था। एक बार गांव के पंचायत में नाड़ू और रूपू की हालत अच्छी नहीं है। बेचारा किसी से कुछ कहता नहीं तो परंतु उसकी स्थिति हम सभी जानते हैं। सही कह रहे हो रामू, सबको मिलकर नाड़ू और रूपू के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर बच्चे तो वो हमारे ही गांव के हैं। एक काम करते हैं, हम सब पैसा जमा कर नाड़ू के लिए एक बैलगाड़ी और 2 जोड़ा बैल के खरीद देंगे, कि वो सवारियों को लाने ले जाने का काम कर सके, इससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और मुखिया जी की देखरेख में बैलगाड़ी खरीदी गई। देखो नाड़ू, सभी गांव वालों की मदद से आज तुम्हें ये बैलगाड़ी दी जा रही है, ठीक है? इससे तुम जो है अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करो, है? क्योंकि तुमने आज तक सभी गांव वालों की बहुत ही मदद की हो भैया। धन्यवाद मुखिया जी, मेरा बहुत भाग्य है जो मैं ऐसे गांव में रह रहा हूँ। भी गांव वालों का आभारी हूँ मैं। नाड़ू उस बैलगाड़ी में सवारियों को लाने और ले जाने का काम कर वसर करने लगा। एक दिन जब नाड़ू शहर से गांव वापस आ रहा था, उसे रास्ते में एक सेठ जी और साधु बाबा मिले। अरे बच्चे, तुम गांव जाने का कितना पैसा लोगे? सेठ जी, आपसे 6 रुपए लूंगा, बाबा से 3 रुपए लूंगा। अरे ऐसा क्यों? सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है, इसीलिए आपसे 6 रुपए लूंगा, क्योंकि गांव तक जाने का उचित किराया है। लेकिन बाबा से 2 रुपए लूंगा, कि वो तो अपना गुजर बसर करने के लिए लोगों के दिए हुए दान पर आश्रित रहते हैं, इसलिए मैं उनसे किराया कम लूंगा और ये सोचूंगा कि मैंने 3 रुपए दान कर दिए। सेठ और साधु बाबा दोनों लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल पड़े। वो बहुत बुजुर्ग थे। नाड़ू ने साधु महाराज से कहा, बाबा, आप काफी बुजुर्ग है, आपके अनुभव किए हुए कुछ किस्से सुनाए, हमारे जीवन में हमारे भी काम आए, हमारा ये सफर भी कट जाए। मैं तुम्हें अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन उसका मैं 1 रुपया लूंगा। ठीक है साधु महाराज, आप किस्सा सुनाइए। अगर कोई बात 4 आदमी मिलकर तुमसे कहे तो तुम्हें वो बात मान लेनी चाहिए और उस काम को कर लेना चाहिए। इसके बाद साधु महाराज, बेटा, ये बात तो यहीं पर खत्म हो गई, दूसरी बात के फिर से 1 रुपया लूंगा। ठीक है महाराज, सुनाइए। जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ, पर उस घाट पर स्नान करना जहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो। पहाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। आगे बताइए साधु महाराज। अरे बेटा, ये बात यहीं पर खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। सेठ जी से तो मैं 5 रुपए लेने वाला हूँ, अभी भी मेरे पास 1 रुपए का मुनाफा है। मैं एक और बात सुन सकता हूँ। महाराज, कृपया करके एक बात और सुना दे। अगर कोई बात छुपाना चाहते हो या कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो, वो बात अपनी पत्नी से भी कभी मत कहना। महाराज, बातों बातों में हम लोग गाँव पहुँच गए। नाड़ू सवारी लोगों को उतार कर अपने घर लौट आता है। दूसरे दिन नाड़ू फिर से शहर जाता है, जहाँ कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। तो बस वो भी भीड़ के अंदर जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर सड़क पर एक व्यक्ति मरा पड़ा है। देखकर ऐसा लगता था कि कोई भिखारी था, अब इस दुनिया में नहीं था। लेकिन कोई भी उस मृत शरीर को शमशान घाट ले जाने के लिए तैयार नहीं था। नाड़ू को काफी लोग पहचानते थे कि वो बैलगाड़ी में सवारियों को ले आने और ले जाने का काम करता है। उसने कहा, ओ भाई, तुम तो बैलगाड़ी के कोचवान हो ना? क्यों ना इस बेचारे के मृत शरीर को शमशान घाट पर छोड़ दो, इसका अंतिम क्या कर्म हो सके भैया। नहीं भैया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। उसे साधु की बात याद आ गई।
कि जिस बात को 4 लोग कहे उस बात को लेना चाहिए। ठीक है, मैं इस मृत शरीर को शमशान घाट तक पहुंचा दूंगा। लोगों की मदद से वो मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान घाट पहुंच गया। जब भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से उतारने लगा, उसकी नजर भिखारी के कमर पर बंधी हुई एक थैली पर पड़ी। नाढ़ू ने थैली खोलकर देखा। इतने सारे सोने के सिक्के इस भिखारी ने आने वाले समय के लिए जमा किए होंगे। कहते हैं हम जीवन भर जोड़ते हैं लेकिन साथ कुछ भी नहीं ले जाते। ए भाई, ये एक लावारिस मृतक है कि सड़क पर पड़ा हुआ था। लोगों ने मुझे इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहा। ये 2 सिक्के रख लो, इसका अंतिम क्रियाकरण पूरे विधि विधान के साथ कर दो। के बाद नाढ़ू चुपचाप वो थैली और अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने थैली वाली बात किसी को भी नहीं बताई। में वो खुद से बोला, मैं एक भिखारी के मृत शरीर को उठाकर शमशान तक ले गया। ये ऋषि पुण्य के फल स्वरूप मुझे ये सोने के सिक्कों की थैली मिली है। मैं एक काम करता हूँ, ले नदी के घाट पर जाकर कर लेता हूँ। अपनी बैलगाड़ी को भी धो लेता हूँ और चला जाऊंगा। करने के लिए वो नदी के घाट पर गया। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। स्नान करने के लिए जाने ही वाला था, उससे साधु की बात याद आ गई। यदि नदी में करना है, भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान नहीं करना, इस जगह पर स्नान करना जहाँ पर कोई न हो। अपनी बैलगाड़ी लेकर थोड़ा और आगे चला गया। नदी के तट पर लोग नहीं थे। वहाँ पर बैलगाड़ी रोककर स्नान कर लिया। बैलगाड़ी को भी धोआ। वो घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर नाढ़ू ने अपने मन में कहा, ले मैं ये थैली कई सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चला मेरे पास इतना धन है तो ये उचित नहीं होगा। ऐसे ही वो थैली रखने के लिए अपने कमर पर हाथ लगाता है, तो देखता है कि उसके पास तो थैली है ही नहीं। मैंने क्या कर दिया? स्नान करने के लिए घाट पर मैंने अपने कपड़े निकाले थे। स्नान करने के बाद मैंने कपड़े तो पहन लिए, तो वो थैली उठाना मैं भूल गया। तो रात भी हो गई है। समय अगर मैं वहाँ जाऊँगा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो मुझे किसी भी हालत में सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ, आप गरम गरम खाना खा लीजिएगा। भूख नहीं है। क्या बात हो गई कि तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन खाने का दिल नहीं है। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और मुझे जल्दी जाना है काम पर। रात जल्दी सोने अपने बिस्तर पर चला गया। कि नाढ़ू रात भर बेचैन रहा, जैसे उसकी आंखों की नींद ही गायब हो गई। वह जल्दी उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। ये आज तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने कहा तो था कि आज मुझे एक जल्दी काम से सवारी को शहर पहुंचाना है, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। ये चाय तो पी लो, कुछ खा लो। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, शहर में ही कुछ खा लूँगा। फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना। वो घाट के लिए निकल पड़ा। ते में नाढ़ू खुद से बोला, भगवान बस मुझे वो थैली वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो थैली मुझे नहीं मिलती है, मैं ये समझ लूंगा कि वो मेरी किस्मत में नहीं थी। नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा थैली वहीं पर रखी हुई है कि उस घाट पर कोई आता नहीं था, इसलिए थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी और वो थैली सुरक्षित रही। क्या हुआ जो मैंने साधु महाराज की बात मानी? अगर मैं भीड़ भाड़ वाले घाट पर नहाने के लिए जाता, वैसे मेरी थैली किसी और को मिल जाती और मेरे हाथ आया हुआ मेरे मुंह भी नहीं लगता। आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद साधु महाराज, तो आपने अपने अनुभव से बातें बताई थी, सच में जीवन में काम आ रही है। अब मैं जल्दी घर जाकर इस थैली को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता हूँ, फिर जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन खर्च करूँगा। नाढ़ू थोड़ा थोड़ा कर धन खर्च करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपना घर अच्छा बनवा लिया, परंतु बैलगाड़ी में सवारी लाने और ले जाने का काम उसने नहीं छोड़ा। नाढ़ू के पड़ोस में रहने वाला लालू नाढ़ू की तरक्की देखकर उससे हिंसा करने लगा। एक दिन लालू अपनी पत्नी लीमा से बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि नाढ़ू बैलगाड़ी में सवारी को लाने और ले जाने में काम करता है,
भी इसने अपना घर कितना अच्छा बनवा लिया, जहाँ उनके पास पहले खाने को भी नहीं रहता था। और आज देखो उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। बैलगाड़ी में सवारी लाने और ले जाने के काम करने से पैसे थोड़े ही ना आते हैं। उस रूपू को तो देखो, पहले कैसी फटी साड़ियाँ पहनती थी, अब शहर से लाई हुई चमकती साड़ियाँ पहनती हुए है वो। हमें पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे राज क्या है। समझ रही हो ना? अरु से तो कुछ पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी चालाक है। तो तुम एक काम करो, पत्नी के पास जाओ और बातों बातों में उससे नाड़ू की कमाई का जरिया पूछाना। मैं जाती हूँ, शुभ काम में देरी कैसी। अरे लीलावती भाभी, आप रास्ता कैसे भूल गई? रूपू, कितने दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारे यहाँ से मिलकर जाऊं। तो हमारे घर कभी आती नहीं, गरीब जो ठहरे। नहीं नहीं रूपू, ऐसी बात नहीं है, घर के कामों से समय ही नहीं मिलता। तुम्हारे दिन तो अचानक बदलने लगे। अब तो तुम्हारा घर भी बड़ा हो गया है और सुंदर भी हो गया है। परिस्थिति तो पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है। अरे ये तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? अरे बहन, ये तो मैं नहीं जानती। इन मेरे पति बहुत ही मेहनत करते हैं। अरे बहन, तुम नहीं जानती? पतियों को इतनी सारी बातें हमें थोड़ी ही न बताते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमें हर बात पता होनी चाहिए। आप सच कह रही है भाभी, तो कभी कुछ पूछती ही नहीं हूँ। बहन, यही तो गलती करती हो तुम, भोली हो तुम। ये मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। सब पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति करता क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ से पैसे लाता है, कि वो गलत संगत में तो नहीं पड़ गया ना, अचानक इतना धन आने लगा। ये कह रही है भाभी आप, मैं आज से ही पूछती हूँ, आखिर इतना धन आता कहाँ से है? वो जब नाड़ू घर आता है तो आपको मुझे बताना ही होगा कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं। मुझे बताना ही होगा कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं। बैलगाड़ी चलाकर इतने पैसे कमाना मुमकिन नहीं है। नाड़ू बहुत समझदार था, मन ही मन सोचा, ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़का दिया है। नहीं जानती मैं कैसे झूठ सच बोलकर कष्ट करके तुम्हारे लिए ये धन जमाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ और गरीब में भी रहो। तो आप मुझे सच सच बताइए ना कि आप ये धन कैसे कमाते हैं? रोज शहर जाता हूँ और कितनी मुश्किल से झूठ सच बोलकर ये धन कमाता हूँ। कि कोतवाली में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, जिसमें कोतवाल साहब मुझे मुकदमों में गवाही देने के लिए कहते हैं, की वजह से वो रोज मुझे 2-3 हजार रुपए देते हैं। वो नाड़ू की बातों से संतुष्ट हो गई। ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से कितना कुछ करना पड़ता है। दूसरे दिन रूपू लालीवती को सब कुछ बताती है, अपने पति लालू को बताती है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कल से शहर जाऊंगा और ऐसे ही रोज 2,000-3 हजार रुपए कमा कर लाऊंगा और बहुत जल्द उस नाड़ू से अमीर बन जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा, हमें भी जल्द से जल्द पैसे जोड़ने होंगे। दूसरे दिन लाली कोतवाली पहुंच जाता है। अंदर जाने से डरता है, लिए बाहर ही वो चक्कर लगाने लगता है। सिपाही लाली राम को उधर उधर चक्कर लगाते हुए देखता है। उसे उस पर कुछ संदेह होता है। लाली को पकड़कर कोतवाल के सामने ले जाता है। हाँ भाई, कौन हो तुम और कोतवाली के बाहर चक्कर क्यों लगा रहे थे? जी यार कोतवाल साहब, मैं तो आपके काम के लिए भाई जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। ये डंडा देखा है? जी साहब, मैं तो यहाँ सच्ची झूठी गवाही देने के लिए आया हूँ। आप मुझे जिस भी मुकदमे में गवाही देने के लिए बोलेंगे, भी मुकदमे में गवाही दे दूंगा। और तुमने सच्ची झूठी गवाही? जी साहब, मुझे 2-3 हजार के जगह अगर 1 हजार भी दे देंगे तो मैं ये काम खुशी खुशी से कर लूंगा। कोतवाल बहुत ही ईमानदार आदमी था और लाली के सच्ची झूठी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। सिपाही को आदेश देता है, भाई इस दूसरे आदमी को कैद खाने में डाल दो, सारा दिन इस पर 100 डंडे बरसाओ, शाम को अगर इसका दिमाग सही हो जाए तो इसे छोड़ देना। लाली पूरा दिन डंडे खाता रहा, उसकी हालत खराब हो गई। अरे कोतवाल साहब, गलती से भी कभी झूठी गवाही देने के बारे में नहीं सोचूंगा। अब तो जाने दीजिए, पूरा बदन दर्द कर रहा है।
अब तो कुछ महीने तक बैठना भी मुश्किल है, और अगर गलती से भी गलती की और ऐसा विचार आया, इसको याद कर लेना। समझ में आया? नहीं नहीं साहब, अब मरवा दिया रे इसने तो। हमको जब घर जाने के लिए बाहर निकला, ये समझ चुका था वो एक बहुत चतुर इंसान है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। ये नाड़ू और उसकी पत्नी बहुत ही चतुर है, इससे दूर रहना ही सही रहेगा। चला भी नहीं जा रहा है। उस दिन के बाद वो कभी भी नाड़ू के धन के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। और उस तरफ नाड़ू ने अपनी सवारी का काम नहीं छोड़ा। वो धन को संभाल कर खर्च करते हुए अपना जीवन खुशी खुशी बिताता रहा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।